इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं नो फॉल्ट लायबिलिटी। लायबिलिटी, नो फॉल्ट लायबिलिटी, ये क्या होती है? इसको हम दो में डिवाइड करते हैं। इसको हम फर्दर दो में डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो इसको हमने दो डायमेंशंस में पढ़ना है, ठीक है? तो ऐसा एक चार्ट बना लीजिए आप। कुछ आइडिया आपको इसका? ओके, चलो। देखो, लॉ की एक बड़ी खूबसूरती है कि हमें आइडिया तो मिल ही जाता है, क्योंकि लॉ में हमारे वर्ड्स का बड़ा महत्व होता है, राइट? तो हम थोड़ा आइडिया तो हमें मिल जाता है, राइट? तो यहाँ पर हम जरा पढ़ेंगे अब इसको। नो फॉल्ट लायबिलिटी जो है वो दो में डिवाइड है, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी। तो शुरुआत हम करेंगे कहाँ से? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है? और बहुत ईजी है, डोंट वरी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, इसको समझने के लिए सीधे हम जाएंगे केस पे, ठीक है? तो एक 1868 का केस है, वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो एक केस है आपके रायलैंड्स, RYLANDS, रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर, फ्लेचर केस। कब का केस है ये? 1868, 1868 का केस है, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा रायलैंड है, ये हमारा प्लेंटिफ है, ठीक है? रायलैंड क्या हमारा? प्लेंटिफ। ये हमारा प्लेंटिफ है, और जो फ्लेचर है ऑब्वियसली ये डिफेंडेंट हो गया, ठीक है? अब इसको मैं बोल रहा हूँ, पहले एक स्टोरी बोल रहा हूँ, तो उसको पहले सुन लेना। हुआ क्या था कि हमारा जो फ्लेचर है, फ्लेचर जो डिफेंडेंट है, वो क्या करेगा? अपनी टेरिटरी पे, जैसे ये फ्लेचर की टेरिटरी है, ठीक है? इसको मान लेते हैं फ्लेचर की टेरिटरी है, ठीक है? तो अपनी टेरिटरी में ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर, यानी कि इसने, जिसे हम एक शुद्ध भाषा में, देशी देसी भाषा में हम कहते हैं ना कि ठेके पे दे दिया, ठेका पे दे दिया इसने। मतलब ये कॉन्ट्रैक्टर जो करेगा, डिसीजन कॉन्ट्रैक्टर का होगा, इसका नहीं होगा। इसने तो बस कह दिया भैया तुमने ये काम करना है। एक्सक्यूज मी, ठीक है? ये ध्यान रखना, मैंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर नहीं लिखा है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर लिखा है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि हमारा जो फ्लेचर साहब है, वो इससे कहेगा कि तो तुम एक काम करो, मेरे वहाँ जरा हल्का सा एक रिजर्वायर बनाओ। मतलब इसके वहाँ नेचुरल स्ट्रीम थी, तो ये चाहता था कि पानी इकट्ठा हो जाए। गॉट इट? तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर को ये ठेका दे देता है और कहता है कि तुम ये काम करो। अब जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये क्या करेगा? काम करेगा, और ये एक जो वहां पर एक ऑलरेडी शाफ्ट्स थे, क्या थे? शाफ्ट्स। शाफ्ट समझते हैं आप? हाँ, नहीं, ये तो वाला हो गया इंजीनियरिंग वाला, क्योंकि तुम्हारा दिमाग इंजीनियरिंग वाला है ना। यहाँ पर ये शाफ्ट है, यहाँ पर ये शाफ्ट है, टाइप ऑफ टनल समझ लो। क्या है? टाइप ऑफ टनल, ठीक है? टाइप ऑफ टनल समझ लो। तो यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर है, ये इन शाफ्ट को, अब पता नहीं इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, वो पता नहीं चलता है, पर इन शाफ्ट को, जो ऑलरेडी शाफ्ट थे जहां पर ये होल कर रहा था, ठीक है? कभी कभी नेचर ने भी शाफ्ट बना देता है ना, होल बना देता है नेचर, क्योंकि पानी अपने आप को, है ना, करता है। स्ट्रीम्स क्या करती हैं? होल्स बनाती हैं। तो इसने क्या करा, इंजीनियर ने, ये जो कॉन्ट्रैक्टर था, इसने क्या करा, उन शाफ्ट्स पे ध्यान नहीं दिया और इसने कंस्ट्रक्शन कर दिया। गॉट इट? अब तुम्हें ये तो पता ही है कि भैया पानी को तुम स्टोर करोगे, तो पानी अपने में एक पोटेंशियल एनर्जी को होल्ड करता है। स्टोर्ड एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल, राइट? इसीलिए हमें दिखता है डैम टूट जाते हैं अगर उनको सही से आपने कैलकुलेट नहीं किया है, क्योंकि डैम बनाना इज सबसे कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ एनी इंजीनियर, सिविल इंजीनियर। एम आई राइट और रॉन्ग? क्योंकि आपकी जरा भी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई, तो आपको पता है कि पानी जितना स्टोर होगा उतना फोर्स जनरेट करेगा वो। तो यहाँ पर क्या होता है, कुछ ये गलती हो जाती है किससे? इसके कॉन्ट्रैक्टर से। और होता क्या है, जैसे वो पानी को स्टोर करता है, तो ड्यू टू दिस पोटेंशियल फोर्स, होता क्या है कि पानी इस शाफ्ट से निकल कर हमारा जो प्लेंटिफ है, यानी कि रेलैंड्स है, रेलैंड्स की जो प्रॉपर्टी है वहां चला जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है? रेलैंड्स की प्रॉपर्टी में माइंस थे, कोल माइंस थे। क्या थे?
कोल माइन्स मतलब अब उससे कमर्शियल काम कर रहा था वो, है ना? कोयले अगर भीग जाएँ, नमी मिल जाए तो कोयले की कोई वैल्यू है? नहीं। तो इससे क्या हुआ हमारे प्लेंटिफ जो है रायलैंड को नुकसान हो गया। अब पूरा केस समझे आप? तो प्ल हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। तो अब देखो अब यहाँ पर अब हम थ्योरी लिखेंगे। ये केस स्टडी समझ में आ गई आपको? तो यहाँ पर ओवरऑल हमें ये समझ में आ रहा है कि वैसे देखा जाए तो गलती किसी की भी नहीं है, राइट? देखा जाए तो। कहीं न कहीं हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्टर ने भी इतना ध्यान ना दिया हो। लेट्स सी इसमें हमारा फिर कोर्ट क्या कहती है, ठीक है? आइए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे लिखेंगे हम। इन दिस केस इन दिस केस लायबिलिटी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज्ड यानी कि रिकॉग्नाइज करी भाई, रिकॉग्नाइज्ड वाज स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। यहीं से एक पैटर्न निकल के आया जिसे हमने क्या कहा? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। भाई लायबिलिटी तो हुई है, कैसी हुई है? स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। तो यहाँ से ये आता है एक नया टर्म स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। तो 1868 से हमारे पास क्या है एक वर्ड स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। अब आगे देखते हैं दैट इज इवन इफ द डिफेंडेंट इवन इफ द डिफेंडेंट अगर भैया इवन इफ द डिफेंडेंट was not negligent क्योंकि यहाँ पर डिफेंडेंट नेग्लिजेंट है ही नहीं और डिड नॉट कॉज एनी एनी intentional 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 harm he could still be be liable under the rule of strict liability यानी कि भैया हमारा जो डिफेंडेंट है उसको डैमेजेस दिए जाएंगे ऑल्दो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है किसी भी तरह का इंटेंशनली हार्म पहुंचाने की या नेग्लिजेंस की तो बात ही नहीं दिख रही है हमें राइट ठीक है क्योंकि टॉर्ट्स में हमने याद करो स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टॉर्ट्स जो है वहां पर हमारा नेग्लिजेंस होना भी जरूरी है राइट यस और नो और उसमें है ना तो यहाँ पर देखो पर यहाँ पर क्या है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में हमें थोड़ा सा क्या दिख रहा है एक नया पैटर्न हमें दिख रहा है कि भैया डैमेजेस तो आएंगे डिफेंडेंट को डैमेजेस तो मिलेंगे ठीक है अब यहाँ पर क्या है फिर आगे हमारा कोर्ट इसको डिफाइन करता है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी क्या है तो मैं इसे इरेज कर दूं तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये आपके एग्जाम में भी काम आएगा कि जो स्ट्रिक्ट लायबिलिटीज है उसमें थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे ठीक है थ्री बेसिक एक सेकेंड थ्री बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे ठीक है अब वो कौन कौन से हैं सबसे पहला है आपका सम डेंजरस थिंग must have been must have been brought by a person by a person कि some dangerous thing जो है must be brought by a person on his land तो हमारे केस के हिसाब से पानी जो है पानी भैया अच्छा भी है जीवन भी देता है पर उतना ही वो डेंजरस भी होता है राइट जब आप उसे रिजर्वॉयर की तरह रिजर्व करने की सोच रहे हो तो आप जानते ही हो कि क्या होता है पानी वही पानी क्या करता है आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है तो पहली कंडीशन है सम डेंजरस थिंग ठीक है डन इसे इरेज कर दूं सेकंड है स्केप अब ये स्केप का क्या मतलब हुआ यहाँ पर स्केप का यहाँ पर मतलब हुआ कि भैया आपकी टेरिटरी से वो ऑब्जेक्ट जो डेंजरस बन चुका है या है वो आपकी टेरिटरी से दूसरी की टेरिटरी में जा रहा है तो उसे कहते हैं स्केप जैसे हमारे केस में क्या हुआ था पानी कहां से कहां चला गया प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी में आ गया एब्सोल्युटली
तीसरा है आपका मस्ट बी मस्ट बी नॉन नेचुरल नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड यूज ऑफ लैंड यानी कि लैंड का यूज कैसा है नॉन नेचुरल क्योंकि यहाँ पर जो हमारे केस में लैंड है तो वहां पर तो रिजर्वॉयर का मतलब ही नहीं है वो तो नेचर ने बनाया नहीं है रिजर्वॉयर पर हम उसको क्या कर रहे थे उस लैंड में जो नॉन नेचुरल है उसको उसमें कन्वर्ट कर रहे थे तो ये तीन बातें एब्सोल्युटली क्यों नहीं कह सकते हो एब्सोल्युटली तो ये तीन हैं इसमें एसेंशियल्स कंडीशंस या प्रिंसिपल्स जिसमें आएगा आपका क्या आएगा कौन सी लायबिलिटी आएगी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी तो ये तीनों के तीन समझ में आ गए आपको और हमारे केस में हम देखेंगे तो केस में फिट होता है ठीक है अब देखो ये तो हमें अब ये तो हमें समझ में आ गया कि ये हमारी कोर्ट ने हमें डिफाइन किया राइट अब आगे देखते हैं क्या है ठीक है एक सेकंड ये बीच में ओके ये सेव हो गया एक सेकंड ना मैं एक नई साइड ले लेता हूँ बीच में उसको सेव कर दिया उसने एक सेकंड ओके चलो अब यहाँ पर जो है इसमें भी एक एक्सेप्शन हमें दिखता है जैसे कोर्ट ने ये तो डिफाइन करा भैया कि ऐसे ऐसे है करके ये तीन होने चाहिए बेसिक प्रिंसिपल आपके पर साथ में उन्होंने एक्सेप्शन भी दिया तो एक्सेप्शन में उन्होंने क्या बताया एक्सेप्शन किसका ये स्ट्रिक्ट एक्सेप्शन किसका ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का लेट्स सी क्या है सबसे पहला है आपका प्लेंटिफ्स फॉल्ट प्लेंटिफ्स फॉल्ट को अगर आप पढ़ोगे तो क्या समझ में आता है लेट्स सी जैसे केस आया था यहाँ पर केस देखेंगे हम कौन सा आया था वेरी इंटरेस्टिंग केस यहाँ पर है केस का नाम है पॉन्टिंग PONTING पॉन्टिंग वर्सेस NOAKES नोक्स पॉन्टिंग वर्सेस नोट्स ठीक है अब इसमें हुआ क्या था इसमें हुआ क्या था कि जो हमारा प्लेंटिफ है ठीक है जो प्लेंटिफ है उसका घोड़ा आई रिपीट प्लेंटिफ का जो घोड़ा है ठीक है प्लेंटिफ का जो हॉर्स है वो क्या करता है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में चला जाता है और डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में ऐसी ग्रास यानी कि ऐसी घास खा लेता है जो डेंजरस होती है और जिसकी वजह से हॉर्स की डेथ हो जाती है ठीक है हॉर्स की डेथ हो जाती है तो होता क्या है कि इस केस में क्या है कि यहाँ पर आपका जो है प्लेंटिफ की फॉल्ट नहीं मानी जाएगी गॉट इट और यहाँ पर देखो हाँ और यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शन है क्योंकि देखो इसमें प्लेंटिफ की तो कोई गलती है ही नहीं ये तो एक तरह का ट्रेसपास भी है ना ट्रेसपास है या नहीं है तो ऐसे केस में याद रखना कि जो ये एक्सेप्शन हो जाएगा तो यहाँ पर जो हमारा प्लेंटिफ है गलती प्लेंटिफ की ही मानी जाएगी डिफेंडेंट की गलती नहीं मानी जाएगी आई रिपीट ये केस याद रखना प्लेंटिफ का घोड़ा कहाँ चला गया है डिफेंडेंट की प्रॉपर्टी में और उस घोड़े ने क्या खा दिया कुछ पॉइजनस लीव्स जिसकी वजह से घोड़े की डेथ हो गई है तो यहाँ पर गलती डिफेंडेंट की नहीं मानी जाएगी किसकी मानी जाएगी एब्सोल्युटली ठीक है नेक्स्ट एक्सेप्शन देखते हैं सेकंड वाला सेकंड वाला जो है वो है एक्ट ऑफ गॉड अब ये तो बहुत आसान है ये तो आप समझ गए होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यानी कि यहाँ पर हम बात करने वाले हैं नेचुरल डिजास्टर्स की नेचुरल डिजास्टर ठीक है तो यहाँ पर एक केस है हमारा केस का नाम हम देख लेंगे निकोल NICHOLS निकोल वर्सेस मार्शलैंड मार्सलैंड निकोल वर्सेस मार्सलैंड ठीक है अब देखो इसमें हुआ क्या था जो डिफेंडेंट था हमारा ठीक है जो हमारा डिफेंडेंट था उसने क्या किया था कि एक एक स्ट्रीम बह रही थी एक छोटी सी नदी बह रही थी उसने वो स्ट्रीम को चैनलाइज किया क्या किया उसने चैनलाइज किया अपनी लैंड की तरफ ठीक है उसने कुछ क्रॉप्स लगाए थे तो उसने चैनलाइज कर दिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं प्रॉब्लम क्या हुई कि अचानक से
इस रिवर पे जो स्ट्रीम जिसे हम कह रहे हैं छोटी नदी, यहाँ पर ज़्यादा पानी आ गया। वो नेचर का था, जैसे आपने केदारनाथ का नाम सुना होगा, केदारनाथ में भी 2013 में आपको पता है ना? अचानक से। तो अचानक से क्या हुआ स्ट्रीम में क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पानी आ गया। तो ये एक एक्सेप्शनली इतना पानी आ गया कि इसने डिस्ट्रक्शन फैला दिया, ठीक है? क्योंकि रेनफॉल बहुत ज़्यादा हो गया। आपने सुना होगा ला नीनो, एल नीनो सुना है आपने? एक ज्योग्राफी में टर्म होता है जिसे हम कहते हैं ला नीनो और दूसरा टर्म होता है एल नीनो। सुना है आपने इनके बारे में? आपको इन दोनों कंडीशन में ला नीनो और एल नीनो में भारत में बारिश ज़्यादा किस समय पे होगी, ला नीनो या एल नीनो? एब्सोल्युटली राइट। तो ऐसी कंडीशन बन जाती है ना, और कहा भी जाता है कि मोस्टली हर 4 साल में या तो ला नीनो आता है या एल नीनो आता है। तो समझ लेना कि ला नीनो आया था बार एब्सोल्युटली बहुत कुछ आजकल तो रोटेशन भी शिफ्ट हो गया है अर्थ का ना, वो भी जिस हिसाब में भागता था उस हिसाब से में नहीं भागता है। तो व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पर स्ट्रीम काफ़ी ज़्यादा हेवी रेनफॉल की वजह से उसने डिस्ट्रक्शन कर दिया है। तो यहाँ पर किसी भी तरह का जो हमारा डिफेंडेंट है उसको कोई भी आप डैमेजेस के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, नेचुरल डिजास्टर। क्या मैं समझा पाया ये भी? अब 30। हाँ, जैसे मार्स लैंड के बारे में ये कहते हैं ना, वहां पर जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज होती है ना, वहां तो एनजीओ सिस्टम बहुत चलता है ना। हाँ, तो एक एनजीओ टाइप का था ये, काफी बड़ा। ठीक है, चलो तीसरा, ये है आपका वॉयलेंट नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लैटिन टर्म है, वॉयलेंट नॉन फिट इंजूरिया। ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड है।